फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए, इल्जाम सर पे लिया नहीं जाए, रहे न रहे हम महका करेंगे। आप हमारी तरह हुनरमंद हो ये बात हमें नागवार है। जमाना हमसे है हमारी आवाज से, जो सिर्फ एक है और एक ही होनी चाहिए। इस सिंगर के लिए सबसे बड़ी गायिका का शायद यही संदेश था जो उनके करियर का काल बन गया और वो हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। किसी की काबिलियत ही उसकी बर्बादी का कारण बन जाए तो क्या कहा जाए। इस बेमिसाल फनकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी आवाज इंडस्ट्री की अव्वल गायिका से हूबहू मिलती थी। ये बात शायद उन्हें मंजूर नहीं थी। साजिशें हुई, फरमान जारी हुआ कि खबरदार किसी ने इनसे गाने गवाए तो फिल्म इंडस्ट्री से उनकी दुकान उखड़ जाएगी। फिर क्या, सब इनसे किनारा करते चले गए और एक दिलकश आवाज खामोश पड़ती चली गई। इस आवाज का नाम है सुमन कल्याणपुर। हम चले आए, जान है तेरी बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे कंगना और इस पेशकश में आज बात एक ऐसी शख्सियत की जिनका करियर उनकी काबिलियत और प्रतिभा के कारण ही साजिश कर बर्बाद कर दिया गया। 80 के दशक का आखिरी साल रहा होगा। टीवी पर दूरदर्शन का लोकप्रिय शो छाया गीत प्रसारित हो रहा था। गाना आता है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार। शो की परंपरा के अनुसार प्रोग्राम के होस्ट गायकों का नाम बताते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। प्रसारण खत्म होता है। कुछ समय बाद प्रसार भारती के दफ्तर का फोन बजता है। फोन करने वाली हैं 20 साल की चारुल कल्याणपुर। चारुल उन्हें बताती हैं कि ये गीत लता जी ने नहीं बल्कि उनकी माँ सुमन कल्याणपुर ने गाया है। नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करके प्यार। लेकिन कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। कोई करता भी कैसे जब खुद कई बार लता मंगेशकर के सहायक और उनके करीबी मिलने वाले भी उनकी और सुमन की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सब। प्यार के चर्चे तो हर जुबान पर चढ़े, ये गीत भी सबके जुबान पर चढ़ा। लेकिन इस गीत और ऐसे सैकड़ों गीतों में अपनी आवाज देने वाली इस गायिका के बारे में ना किसी को ठीक से मालूम हुआ और ना ही किसी को अच्छे से खबर हुई, क्योंकि सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज की मधुरता और बारीकियां लगभग एक जैसी ही हैं और सुमन कल्याणपुर के गाए ज्यादातर गानों को लोग लता का गीत समझ लेते हैं। उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, नींद उड़ जाए तेरी। अब सवाल उठता है कि लता मंगेशकर के टक्कर की गायिका होने के बावजूद आखिर सुमन कल्याणपुर इंडस्ट्री से बाहर होकर कैसे गुमनाम हो गईं? क्या था वो दर्द जिसे उन्होंने 50 साल तक अपने दिल में दबाए रखा? आखिर किस वजह से रिहर्सल कराने के बावजूद ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाने से सुमन को रोक दिया गया? आखिर कौन लोग बार बार उनके खिलाफ साजिश करते रहे और वो चुपचाप इसे सहती रहीं? दिल से जल रहा है जले पर धुआं। आखिर कैसे 50 साल बाद सरकार को सुमन कल्याणपुर की याद आई और उन्हें वो सम्मान दिया जो सालों पहले मिल जाना चाहिए था? साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी को 45 साल तक सुमन कल्याणपुर का इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार करना पड़ा। आप बने रहिए हमारे साथ। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं कि सुमन कल्याणपुर गायकी की दुनिया में कैसे आई। मेरे संग गा गुनगुना कोई गीत।
सुमन कल्याणपुर का जन्म उस वक्त भारत का हिस्सा रहे ढाका में 28 जनवरी 1937 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमाड़ी के यहाँ हुआ था, जो उनकी पहली संतान थी। शंकर बाबू और उनकी पत्नी सीता ने अपनी बेटी का नाम सुमन रखा। सुमन के अलावा शंकर बाबू के यहाँ 5 संतानें और हुईं। इनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए, इसलिए परिवार 1943 में बम्बई शिफ्ट हो गया। सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था, जिसके चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में की। वो पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन सुमन की आवाज की परख उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले को हो गई थी। उन्होंने सुमन के पिता से सुमन को संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो वो शौकिया ही संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। संगीत को वो और गंभीरता से सीखने लगी। आने वाले सालों में सुमन ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखीं। सुमन जी के घर का माहौल हालांकि संगीतमय ही था, मगर किसी को भी बाहर गाने बजाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में म्यूजिक प्रोड्यूसर रहे उनके गुरु केशव राव भोले ने रेडियो पर गाने का प्रस्ताव दिया, तो वो मना नहीं कर सकी। ये पहली बार था जब सुमन जी की आवाज 4 दीवारी के बाहर दर्शकों के कानों तक पहुंची थी। जल्द ही सुमन को फिल्मों में गाने का ऑफर भी आ गया। ये थी 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी। ये जब थिएटर में चली तो दर्शक दीर्घा में बैठे जाने माने डायरेक्टर शेख मुख्तार के जहन में फिल्म से ज्यादा फिल्म के गीत रह गए। सुमन की आवाज के मीठेपन और कोमलता से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म मंगू में उन्हें 3 गाने ऑफर कर दिए। फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे मोहम्मद शफी। सुमन ने तीनों गाने खूबसूरती से गाए और फिल्म रिलीज का इंतजार बेसब्री से करने लगी। लेकिन रिलीज से पहले किसी कारणवश फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी मोहम्मद शफी की जगह ओपी नैयर को सौंप दी गई। नैयर साहब ने सुमन के गाए 3 गीतों में से सिर्फ 1 गाने को ही फिल्म में जगह दी। इस बात से उन्हें थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन फिर सोचा चलो फिल्म में कम से कम 1 गाना तो रखा गया। और इस तरह 1954 में रिलीज हुई मंगू के गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे से सुमन कल्याणपुर की हिंदी फिल्मों का सफर शुरू हुआ। कोई पुकारे धीरे से तुझे। मंगू से शुरू हुई फिल्मों में गाने के सफर ने आगे खूब रफ्तार पकड़ी। इसी साल फिल्म दरवाजा में सुमन ने तलत महमूद के साथ अपना पहला डुएट गाया। तलत महमूद जैसे कद वाले सिंगर के साथ गाना गा सकने पर सुमन पर इंडस्ट्री की नजर घूमी। इसके बाद तो उस वक्त के बड़े बड़े दिग्गज सिंगर्स को उनकी गायकी चुनौती देने लगी। सुमन कल्याणपुर की गायकी हूबहू लता मंगेशकर से मिलती थी। 1959 में आई फिल्म चांद के इस एकमात्र गाने में लता और सुमन ने डुएट गाया था, जिसमें ये समझना मुश्किल है कि कौन सी आवाज किसकी है। हमारे सुनते ही नहीं साजना, देखो जी सुनते ही नहीं साजना। फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त लता मंगेशकर और आशा भोसले की तूती बोलती थी। लता अपने कोयल कंठ से लोकप्रियता के एक ऐसे शिखर पर थी जहां उनकी आवाज से अपरिचित शख्स ढूंढना नामुमकिन सा हो गया। सालों बाद जब सुमन कल्याणपुर इंडस्ट्री में आई और उनके गाने रेडियो पर बजे, तो ज्यादातर लोग सुमन की आवाज को लता मंगेशकर की ही समझते रहे। इस वजह से अपने काम का क्रेडिट भी सुमन कल्याणपुर को नहीं मिल पा रहा था। बोलो बोलो 1950 और 60 का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन एरा माना जाता है। आखिर माना भी क्यों ना जाए, मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इसी दौरान सौंप दिए थे। किशोर, रफ़ी, मुकेश की आवाज़ें जहां पुरुषों के दुख, उम्मीद और प्यार की आवाज़ बन रही थी, वही फीमेल वॉइस के नाम पर सबकी पसंद मंगेशकर बहनें थीं, जिसमें लता जी की डिमांड पीक पर रहती थी। डिमांड ऐसी कि उस दौर में भी लता जी एक गाना गाने के 100 रुपए लेती थी। बिजी शेड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तक सिर्फ कुछ ही बेहद बड़े प्रोड्यूसर्स पहुंच पाते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को उनकी डेट्स नहीं मिलती थी और कुछ उनकी महंगी फीस की वजह से उनके पास जाते ही नहीं थे। ऐसे दौर में हुबहू लता मंगेशकर की आवाज वाली सिंगर मिलना इन प्रोड्यूसर्स के लिए खजाना मिलने से कम नहीं था। नतीजतन सुमन कल्याणपुर के पास फिल्मों का तांता लग गया। एक तरीके से इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल चुकी थी। दिल में धड़कते रहेंगे।
कहा जाता है कि ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज़ की नकल करता है। कहते हैं कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर से साफ कह दिया कि अगर वो सुमन को गाने का मौका देंगे तो वो आगे उनके साथ काम नहीं करेंगी। जाहिर है उस वक्त लता मंगेशकर से नाराज़गी मोल लेने का मतलब इंडस्ट्री से बाहर होना था। ये रिस्क कोई नहीं ले सकता था। नतीजा ये हुआ कि सुमन कल्याणपुर को गाने मिलने बंद हो गए। नूर है तू, अखियों से दूर है तू, फिर भी पुकार। 1960 के करीब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी के साथ डुएट गा सकने वाली गायिका की तलाश शुरू हुई और आकर थमी सुमन कल्याणपुर के पास। पब्लिक में भी मोहम्मद रफ़ी और सुमन के गाए गाने खूब चल निकले। शायद उस वक्त किसी को एहसास ही ना हुआ हो कि जिस आवाज़ को वो सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की नहीं है। मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो। पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन कल्याणपुर ने रफ़ी साहब के साथ 140 से ऊपर गाने गाए। हालांकि लता की मोहम्मद रफ़ी से पैचअप होने के बाद एक बार फिर सुमन कल्याणपुर को हिंदी फिल्मों में गाने मिलने बंद हो गए और वो मराठी, बंगाली, कन्नड़, भोजपुरी और मैथिली भाषाओं की फिल्मों में गाना गाने लगी। जज्ब हो जाए इस हंसी नज़ारे। इस दौरान समय समय पर बहुत कुछ ऐसा होता रहा जो सुमन कल्याणपुर को आहत करता था। कभी उनसे फिल्मों में गाने गवा लिए जाते थे, लेकिन बाद में उसे हटा दिया जाता था। कई मौकों पर उन्हें लता के गाए गानों को गाने की इजाजत नहीं मिलती थी। ऐसे ही एक ज्यादती से जुड़ा एक किस्सा यहाँ आपको सुनाती हूँ। दरअसल एक समय HMV ने 50 प्रेम गीतों के 4 कैसेट्स जारी किए थे। नाम था 50 लव सॉन्ग। इन 50 गानों के 4 कैसेट्स जारी किए गए। इन 50 गीतों में सबसे ज्यादा 7 गाने सुमन कल्याणपुर के गाए हुए शामिल थे। किशोर, रफ़ी, तलत, मन्ना डे, गीता दत्त, हेमंत कुमार सब उनके पीछे थे। कैसेट कवर पर सबके फोटो छापे गए, मगर सुमन का फोटो एक कैसेट पर भी नहीं था। यह कुछ उसी तरह की घटना है कि वैलिड टिकट के बावजूद बस कंडक्टर मुसाफिर को सरे राह उतार दे। कुछ इसी तरह की घटना हुई फिल्म गजल के दौरान। फिल्म में एक गाना था, उनसे नजरें मिली और हिजाब आ गया, जिसे लता और सुमन ने डुएट गाया, लेकिन बाद में सुमन के हिस्से को हटा दिया गया। कहा जाता है कि उस दौर की बड़ी गायिका को ये मंजूर नहीं था। अब आपको ऐसा ही एक और वाकया सुनाती हूँ, जब सुमन को बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन झेलनी पड़ी, जिससे वो बहुत आहत हुई थी, लेकिन 50 साल तक वो ये राज छुपाए रखी। दरअसल 1962 में भारत को चीन से मिली हार के बाद पूरे देश का मनोबल गिरा हुआ था। शहीदों को श्रद्धांजलि देने और देश के लोगों में नया जोश भरने के लिए तब की नेहरू सरकार ने एक देशभक्ति गीत तैयार कराने का फैसला किया। इस गीत के लिए दिग्गज संगीतकार सी रामचंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन गया। कहा गया कि हफ्ते भर में एक गीत तैयार कीजिए। सी रामचंद्र ने सारी स्थिति समझाते हुए कवि प्रदीप से गीत लिखने को कहा। प्रदीप ने गीत लिख दिया तो रामचंद्र ने धुन बनाई। अब सवाल था कि इस गीत को किससे गवाया जाए। यकीनन लता मंगेशकर उस समय सबसे बड़ी गायिका थी, लेकिन सी रामचंद्र से उनका विवाद चल रहा था। इस गाने को सी रामचंद्र डुएट गवाना चाहते थे। उनके मन में एक नाम आशा भोसले और दूसरा नाम सुमन कल्याणपुर का था। वहीं कवि प्रदीप चाहते थे कि ये गाना लता अकेले गाएं। समय कम था और विवाद बढ़ता गया। कभी आशा भोसले नाराज हो जाती थीं, कभी लता रिकॉर्डिंग छोड़कर चली जाती। स्थिति संभालने के लिए महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार को उतारा गया, लेकिन वो भी नाकाम रहे। क्योंकि धुन तैयार हो चुकी थी तो रिहर्सल लता मंगेशकर भी कर रही थी और सुमन कल्याणपुर भी, जबकि आशा को मनाने की कोशिशें चल रही थी। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली में ये कार्यक्रम होना था। इस कार्यक्रम के लिए अखबारों में इश्तिहार भी छप गए, जिसमें लता और आशा दोनों का नाम लिखा गया था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि संगीतकार सी रामचंद्र की एक ना चली और इस गाने से आशा भी बाहर हो गई और सुमन कल्याणपुर भी। और ये गाना लता मंगेशकर ने अकेले ही गाया। यकीनन उन्होंने बेहतरीन गाया और उन्हें खूब वाहवाही भी मिली।
तुम खूब न। असल कहानी इससे आगे की है, जो इस कार्यक्रम के 50 साल बाद सामने आती है। जगह थी महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला, साल 2013 और मौका आषाढ़ी महोत्सव। इस कार्यक्रम में सुमन कल्याणपुर भी गेस्ट के तौर पर शामिल थी। जहां अपने इंटरव्यू में उन्होंने जो खुलासा किया उससे सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया था कि 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने मुझे ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाने की बात बताई गई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिहर्सल भी कराई गई, लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मैं मंच के पास पहुंची तो मुझे रोक दिया गया और कहा गया कि इस गाने के बजाय आप कोई दूसरा गाना गाएं। कल्याणपुर ने साफ कहा कि ये गाना उनसे छीन लिया गया, जो उन्हें आज भी कचोटता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये दर्द उन्होंने अपने दिल में 50 सालों तक छुपाए रखा। उस बड़ी गायिका के प्रति सम्मान कहिए या फिर सुमन का संयम। अपने करियर के दौरान होने वाले जुल्म और साजिशों को सुमन चुपचाप सहती रही। इस बारे में वो ना ही कभी प्रेस में बोलती और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पर। बार बार प्रेस के लोग इन्हीं बातों को कुरेदने के लिए उनका इंटरव्यू करने के लिए समय मांगते थे, लेकिन वो इसे टाल जाती थी। जाने माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी तो 45 सालों तक सुमन जी से एक इंटरव्यू की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन वो हर बार टाल जाती थी। आखिर 45 सालों के बाद अमीन साहब का इंतजार 2005 में खत्म हुआ, जब वो 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए राजी हुई, लेकिन शर्त थी कि उनकी फोटो नहीं खींची जाएगी और जिसे ठीक समझेंगी वो उसी सवाल का जवाब देंगी। खैर, अमीन सयानी राजी हो गए और उनसे इंटरव्यू किया। इन सारे हालातों के बीच सुमन का हिंदी सिनेमा में लंबा टिके रहना मुश्किल था। 70 के दशक के आखिरी सालों में उनके पास ना के बराबर काम था। 1981 में बनी फिल्म नसीब का ये गाना उनका आखिरी रिलीज गीत साबित हुआ। लता मंगेशकर की आवाज से मैच करना ही सुमन कल्याणपुर के लिए नुकसानदेह रहा। यही वजह रही कि उनके करियर को वो ऊंचाई नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। अपने करियर के दौरान सुमन ने 1960 में हिंदी फिल्म मियां बीवी राजी, 1962 में बात एक रात की, 1963 में दिल एक मंदिर दिल ही तो है, 1964 में शगुन, जहां आरा के अलावा सांझ और सवेरा में अपनी गायकी का जलवा बिखेरा। 1967 में आई फिल्म नूरजहां, 1968 की साथी, 1971 में आई पाकीज़ा जैसी फिल्मों में सुमन की आवाज ने बड़े बड़े संगीतकारों को अपना मुरीद बना लिया। इसी दौरान उन्होंने शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, एस.टी. बर्मन, एन दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त, नौशाद और एन त्रिपाठी जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी और मराठी फिल्मों के करीब 1000 के आसपास गाने गाए, जबकि गुजराती, मैथिली, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी जैसी कई भाषाओं में 2000 के करीब गीत गाए। आज सोशल मीडिया के दौर में अतीत के तमाम तथ्य और सच घर घर पहुंच रहे हैं। सुमन कल्याणपुर के साथ हुई नाइंसाफी जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई तो सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित हुआ और बरसों की गुमनामी के बाद 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, जो एक गलती को सुधारने जैसी बात थी, जबकि ये सम्मान उन्हें काफी पहले मिल जाना चाहिए था। इसके अलावा उन्हें मियां तानसेन पुरस्कार, गुजरात राज्य फिल्म पुरस्कार और 2017 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में। हम सुमन कल्याणपुर के सेहतमंद जीवन और लंबी उम्र की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।